हेलो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत पैक्ड रहेगा। 3 बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट आज बड़े गिरावट के साथ रिजल्ट पब्लिश किए हैं। डॉक्टर रेड्डीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और टोरेंट पावर। यूएस और इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। एक इंडिया के लिए गुड न्यूज है जो आपको प्राउड करने वाली है, और भी बहुत कुछ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूएस का रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लेयर हुआ है। अप्रैल में इन्फ्लेशन इंक्रीज होकर 3.8% पर आ गई है। यह फेडरल रिजर्व के 2% के टारगेट से काफी ऊपर है। इसके पीछे 2 मेन ड्राइवर है। पहला, बढ़े हुए गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस, जो फिलहाल यूएस और ईरान वॉर की वजह से ऊपर है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर टेंशन है से क्रूड महंगा हुआ है, और क्रूड महंगा मतलब पेट्रोल महंगा, और यही यूएस इन्फ्लेशन का एक बड़ा रीजन है। क्योंकि दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ही महंगा होगा तो फूड प्राइसेस और रेस्टोरेंट प्राइसेस और ग्रोसरी सब ऊपर ही जाएंगे। दूसरा रीजन है दोस्तों, रेंट। यूएस में हाउसिंग कॉस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। शेल्टर इन्फ्लेशन यूएस में काफी स्टिकी रहता है। इट मींस यह एक बार ऊपर जाता है तो वह आसानी से नहीं गिरता है। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि यूएस इन्फ्लेशन से इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा। जियोग्राफिकल इंडिया और यूएस बहुत दूर दूर हैं, फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। जब यूएस इन्फ्लेशन हाई होता है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को भी हाई करना पड़ता है, और हाई यूएस रेट्स मतलब ग्लोबल कैपिटल यूएस की तरफ बढ़ेगा, और जिससे इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया से पैसा निकलते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है एफआई सेलिंग का। तो सोचो दोस्तों, तब क्या होगा जब एफआई और तेजी से पैसा निकालेंगे और रुपए की हालत तो और पतली हो जाएगी। यह चेन रिएक्शन सीधे आपके पोर्टफोलियो को भी नहीं बख्शेगा। साथ ही अगर फेड को रेट और बढ़ानी पड़ी तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो होगी और इंडियन एक्सपोर्ट इफेक्टेड होंगे इससे। नेक्स्ट बात करें इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन की, तो यह सिर्फ यूएस की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इंडिया में भी अप्रैल में रिटेल इन्फ्लेशन 3.5% पर आ गई है, जो 13 महीने का हाई है। इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने का वही सेम रीजन है। फूड प्राइसेस, वेजिटेबल्स, दाल, ऑयल्स, इन सब में प्राइस बढ़े हैं। ग्लोब और जियोपॉलिटिकल टेंशन से इंपोर्ट महंगा हुआ है। अर्बन इंडिया जो रेगुलरली रेस्टोरेंट में खाती है, उन सभी हाउस होल्ड की पॉकेट्स को अफेक्ट करता है। अब 3.5% इन्फ्लेशन को आरबीआई के टारगेट से कंपेयर करते हैं, तो आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट है 4% ±2%, यानी 2% से लेकर 6% के बीच। तो 3.5% टेक्निकली आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, लेकिन डायरेक्शन चिंताजनक है। यह ऊपर जा रहा है। अगर ये 4% के ऊपर गया तो आरबीआई रेट की संभावना और भी कम हो जाएगी। जिन इन्वेस्टर्स ने रेट कट की उम्मीद में डेट फंड लिए हैं, उनके लिए यह टाइमिंग इफेक्ट होगी। दोस्तों, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मरीन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर है। इन सभी बैड न्यूज के बीच में बहुत प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट पॉलिसीज अनाउंसमेंट हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी ने कहा है कि वेस्ट एशिया बाउंड यानी मिडल ईस्ट जाने वाली सभी इंडियन कार्गो इंश्योर्ड होंगी। इसके लिए बीएमआई पूल यानी भारत मरीन इंश्योरेंस पूल 100 मिलियन रुपीस का अंडरराइटिंग प्रोवाइड करेगी। यह अनाउंसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टेट ऑफ हरमुज पर जो टेंशन है, उसकी वजह से शिपिंग कंपनीज और कार्गो इंश्योरेंस वेस्ट एशिया रूट को रिस्की मान रहे हैं। जब रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है, और जब इंश्योरेंस महंगा हो जाता है तो ट्रेड और रुक जाती है। गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली ये स्टेप लिया है ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को कॉन्फिडेंस मिले कि उनका कार्गो प्रोटेक्टेड है। $100 मिलियन अंडरराइटिंग कैपेसिटी एक मीनिंगफुल सपोर्ट है। यह इंडियन ट्रेड को वेस्ट एशिया रूट पर कंटिन्यू रखने के लिए क्रिटिकल है। मार्केट के पर्सपेक्टिव से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मरीन इंश्योरेंस कंपनीज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड अंडरराइटिंग से इन सब का रिस्क परसेप्शन कम होगा। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का Q4 रिजल्ट बहुत शॉकिंग आया है। प्रॉफिट 64% डाउन हुआ है। ये इंडिया की टॉप फार्मा कंपनी में से आती है, तो फिर इसका प्रॉफिट 86% कैसे गिरा? यह 86% गिरावट मेनली वन टाइम कॉस्ट की वजह से है।
इसका मतलब है कि रेगुलर बिजनेस की खराबी की वजह से नहीं है। वन टाइम आइटम में इम्पेयरमेंट चार्जेस, लीगल सेटलमेंट्स या एक्सेप्शनल राइट ऑफ हो सकते हैं। अच्छी न्यूज़ ये है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यह कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस नहीं होती है। इससे ये कंफर्म होता है कि कोर बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। डॉक्टर रेड्डी के लिए अंडरलाइंग बिजनेस यूएस जेनरिक्स, इंडियन ब्रांडेड जेनरिक्स, एपीआई बिजनेस, इन सब कंटिन्यू अच्छा चल रहे हैं। लेकिन वन टाइम चार्जेस ने इस क्वार्टर की पीएनएल को हैवी इम्पैक्ट किया है। इसलिए इस रिजल्ट को देखते समय यह जरूर चेक करना कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये वन टाइम आइटम रिपीट हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो प्रॉफिट ड्रामेटिकल रिकवर करना चाहिए। तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। इंडिया का सबसे नोन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस कंपनी है ये। इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट मिक्स्ड आया है। कंसोलिडेट पैट 36% वाई ऑन वाई फॉल हुआ है, लेकिन टॉप लाइन यानी रेवेन्यू 2% ग्रो किया है और कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब प्रॉफिट 36% गिरा लेकिन रेवेन्यू बढ़ा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके पीछे मार्जिन कंप्रेशन है। मींस डिक्शन बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्जीक्यूट कर रही है, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन बहुत कम मिल रहे हैं। ईएमएस बिजनेस में यही होता है। जब आप स्केल बढ़ाते हो और नए कस्टमर ऑनबोर्ड करते हो तो इनिशियली मार्जिन पर प्रेशर आता है। डिक्सन का लॉन्ग टर्म थीसिस इंटैक्ट है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिल रहा है, साथ ही साथ पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट डिक्सन को मिल रहा है। सैमसंग, मोटोरोला जैसे बड़े ब्रांड्स डिक्सन से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो 36% पैट फॉल हुआ है और मार्जिन जो कंप्रेशन इन्वेस्टर्स को डिसपॉइंट कर सकता है। लेकिन कल स्टॉक्स रिएक्शन देखने लायक रहेगा। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में डिक्सन पर बुलिश हैं, वो इस डिप को एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। टोरेंट पावर का क्वार्टर 4 रिजल्ट देख के इन्वेस्टर्स को शॉक लगा है, क्योंकि प्रॉफिट 70% डाउन हुआ। यह एक ड्रामेटिक फॉल है। लेकिन दोस्तों, टोरेंट पावर की पूरी स्टोरी समझते हैं और कंपनी के साथ ही दो बड़े अनाउंसमेंट भी किए हैं। पहला है बोर्ड ने डिविडेंड पे आउट अप्रूव किया है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज यह है कि 10,000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है। 10,000 करोड़ का फंड रेज बताता है कि कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन मोड में है और यही कंपनी को और बड़ा बनाते हैं। पावर सेक्टर में इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ रही है इंडिया में, डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, ईवी एडॉप्शन भी अभी चलन में आ रहा है। इन सब में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। टोरेंट पावर का इन डिमांड को कैप्चर करने के लिए कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। 10,000 करोड़ इसी एक्सपेंशन के लिए है और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गिरा क्योंकि हायर कॉस्ट और एक्सेप्शनल आइटम ने इम्पैक्ट किया। लॉन्ग टर्म में यही 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करने का रीजन बनेगा। इन्वेस्टर्स के लिए लेसन कि जब किसी यूटिलिटी कंपनी का प्रॉफिट ड्रामेटिकली गिरे तो पहले चेक करें कि यह वन टाइम आइटम है या स्ट्रक्चरल खराबी है। टोरेंट के केस में फंड रेजिंग अनाउंसमेंट बताता है कि मैनेजमेंट को फ्यूचर में कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो फंड रेज करके एक्सपेंशन मोड में है। अब बात करें टाटा पावर की। टाटा पावर का क्वार्टर 4 रिजल्ट भी सॉफ्ट रहा। प्रॉफिट 4% वाई ऑन वाई स्लिप हुआ है, जो कि 996 करोड़ रहा। रेवेन्यू 13% फॉल हुआ है और कंपनी ने 2.5 शेयर पर रुपीस डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू 13% का फॉल कुछ प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिले भी हो सकता है और कंपैरेटिवली बेस लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वाई ऑन वाई कंपैरिजन थोड़ा सा टफ होगा। तो टाटा पावर का रिन्यूएबल एनर्जी फोकस लॉन्ग टर्म में राइट डायरेक्शन है। सोलर और विंड में कंपनी की प्रेजेंस बढ़ रही है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा पावर एक मेजर प्लेयर बन रहा है, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर करते हैं। टाटा पावर और टोरेंट पावर दोनों ही के रिजल्ट बताते हैं कि पावर सेक्टर में शॉर्ट टर्म में पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्री को आने वाले 10 साल में मैसिव पावर कैपेसिटी चाहिए होगी।
जो कंपनीज अभी इन्वेस्ट कर रही है वो फ्यूचर में बेनिफिशियरी रहेगी। अब एक ऐसी न्यूज जो आपको प्राउड करेगी दोस्तों, मेड इन इंडिया C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टाटा एयरबस की वडोदरा प्लांट से रोल आउट हुआ है। यह इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। C295 क्या है? यह एक मीडियम साइज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। इससे पहले स्पेन से यह इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन इंडिया ने एक डील की जिसमें एयरबस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी और टाटा एडवांस सिस्टम इस प्रोजेक्ट को इंडियन पार्टनर है। यह डील आत्मनिर्भर भारत का एक रियल और सॉलिड एग्जांपल है। इससे पहले इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट सब इंपोर्ट होते थे, अब इंडिया में बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से वडोदरा और गुजरात में थाउजेंड्स ऑफ जॉब भी क्रिएट होंगे। लोकल सप्लायर्स को भी बिजनेस मिलेगा। एयर स्पेस सप्लाई चेन इंडिया का भी नाम होगा फ्यूचर में। मार्केट के पर्सपेक्टिव से इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट गोल 50,000 करोड़ का है 2029 तक। तो C295 जैसे प्रोजेक्ट्स इस डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप्स रहेंगे। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा टेक अवे, यूएस और इंडिया का बढ़ता इन्फ्लेशन रेट, डॉक्टर रेड्डी का 86% डाउन पैट वन टाइम आइटम की वजह से, डिक्सन और टोरेंट पावर शॉर्ट टर्म में पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म अभी स्टोरी इंटैक्ट है। मेड इन इंडिया C295 इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हिस्ट्री माइलस्टोन। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।